Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to see all the remaining topics of environmental economics. First is pollution control instrument, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है. इसको एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं इस टॉपिक में. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, कमांड एंड कंट्रोल वर्सेस मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट. कमांड एंड कंट्रोल का बेसिक मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल्स बनाती है और फॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि इतना पॉल्यूशन अलाउड है, ये टेक्नोलॉजी यूज करो, अगर फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगा. दैट इज कमांड एंड कंट्रोल. और इससे प्रोज क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है कि ये सिंपल है, डायरेक्ट कंट्रोल है, इमीडिएट इफेक्ट मिलता है इससे. और कॉन्स क्या है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता है. और सब फॉर्म्स के लिए सेम रूल जो है, सम फर्म्स के लिए सेम रूल होता है. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब अगर कोई ज्यादा भी एमिट कर रहा है उसको भी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया 100 तो 100 ही वो करेगा. कम ऐसा नहीं है कि वो बहुत ओवर एमिट कर रहा है तो वो अपने स्टैंडर्ड से उसके प्रोपोर्शन में करे. तो दैट इज कमांड एंड कंट्रोल. और मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा था कि इसमें जो गवर्नमेंट है मार्केट फोर्सेस यूज करती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, इसमें जैसे टूल कौन कौन सा यूज होता है, तो पॉल्यूशन टैक्स जिसे पिग्यूवियन टैक्स भी कहते हैं, सब्सिडी फॉर क्लीन टेक एंड ट्रेडेबल परमिट जिसे कैप एंड ट्रेड कहते हैं. मतलब अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो पे करो, क्लीन कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट ये कहता है. ठीक, अच्छा, एमिशन ट्रेडिंग की बात करें जो कि डेल्स एंड मोंटेगोमरी ने दिया है. डेल्स ने 1968 में, मोंटेगोमरी ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी होगी 1972 में. ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये एक एमबीआई का ही इंपॉर्टेंट टाइप है, एमिशन एंड ट्रेडिंग एंड कैप एंड ट्रेड. इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो है टोटल पॉल्यूशन को का कैप लिमिट सेट करती है. ठीक है, और दूसरा ये कहती है कि फॉर्म्स को परमिट, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि एक कैप लिमिट सेट करती है, दूसरा फॉर्म्स को परमिट देती है, और तीसरा फॉर्म आपस में बाय एंड सेल करते हैं. ठीक है, परमिट्स का. तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि 100 यूनिट तक पॉल्यूशन अलाउड है और ए जो कंपनी है उसको 60 परमिट देती है और फॉर्म बी को 40 की परमिट देती है. और क्या होता है ना कि अगर फॉर्म ए जो है वो अपना पॉल्यूशन रिड्यूस करके, उसको 60 का परमिट है लेकिन वो पॉल्यूशन रिड्यूस करके कितना कर देता है, 40 अपना ले आ देता है. ठीक है, उसको 60 का ए को है और वो रिड्यूस करके 40 ले आता है. और जो बी है उसको 40 की परमिट है कि तुम 40 तक रिड्यूस करो अपना. ठीक है, और वो क्या बी जो है अचीव नहीं कर पाता है. ठीक, तो बी जब अचीव नहीं कर पाता अपना 40 तो क्या करेगा, ये जो ए से है वो खरीद सकता है. तो ए क्योंकि 60 कर दिया उसको एक्स्ट्रा, मतलब बेनिफिट, मतलब ए जो है अपना मान लो ज्यादा एक्स्ट्रा पॉल्यूशन को कम कर दिया है तो वो क्या करेगा, अपना बी को सेल कर सकता है 20. ठीक है, इससे क्या होता है कि उसके ए के पास जो एक्स्ट्रा 20 था उसने अपना परमिट बेच दिया तो वो फॉर्म बी को बेच सकती है. और फॉर्म बी का भी फिर क्या आ जाएगा, एमिशन इक्वल आ जाएगा मान लो. ठीक है, एमिशन कंट्रोल जो है उसका भी मतलब इक्वलिटी पे आ जाएगा. जिस फॉर्म के लिए पॉल्यूशन रिड्यूस करना चीप है वो रिड्यूस करेगी, जिसके लिए कॉस्टली है वो परमिट खरीदेगी. ठीक है, तो रिजल्ट ओवरऑल क्या होगा कि कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाएगा. और इसकी बेनिफिट भी यही है कि ये हाईली एफिशिएंट होता है, इनोवेशन को इनकरेज करता है कि और फॉर्म्स जो है रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको रिड्यूस करने से उनकी फॉर्म के लिए भी फायदा है एंड देन दे कैन सेल ऑल्सो. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, क्या ऐसा हुआ है. तो हाँ, यूरोपियन यूनियन का ईटीएस एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है. ठीक है, फिर अगर बात करें 1990 में क्लीन एयर एक्ट जो आया था उसमें कैप एंड ट्रेड का यूज हुआ था, वो भी यूज सक्सेस था. ठीक है, कैलिफोर्निया में भी कैप एंड ट्रेड का 2013 में यूज हुआ है. ठीक है, की डिफरेंस देखते हैं. तो इसमें क्या होता है, टैक्सेस जो फिक्सेस द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन. टैक्स जो है वो फिक्स करती है प्राइस पॉल्यूशन का. कैप एंड ट्रेड जो है फिक्स करता है क्वांटिटी. ठीक है, एंड अंडर अनसर्टेनिटी जो टैक्स बेटर इफ एमसी कर्व स्टिप. अनसर्टेनिटी के कंडीशन में टैक्स जो है बेटर कब होता है, जब एमसी कर्व जो है स्टिप रहती है. ठीक है, कैप एंड ट्रेड जो है बेटर है इफ एमबी कर्व स्टिप. और कैप एंड ट्रेड कब बेटर है, जब एमबी कर्व स्टिप रहती है. इसको विट्जमैन 1974 में ये बात बताते हैं. ठीक है, ये बात बोलते हैं. अब बात करते हैं कार्बन टैक्स की. कार्बन टैक्स जो है एक पिग्यूवियन टैक्स है
ठीक है, ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे, ठीक है, कार्बन टैक्स लगता है, इसे पिगुवियन टैक्स भी कहते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे लगता है, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पे, ठीक है, एंड अदर इक्विवेलेंट गैसेस, अदर कार्बन इक्विवेलेंट गैसेस, ठीक है, इट पुट्स अ प्राइस ऑन कार्बन इक्वल टू द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। एक कार्बन टैक्स क्या है, तो पिगुवियन टैक्स अप्लाइड होता है टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है, तो मार्जिनल डैमेज फ्रॉम 1 एक्स्ट्रा टन ऑफ CO2, ठीक है, ये सोशल कॉस्ट का है, मार्जिनल डैमेज फ्रॉम 1 एक्स्ट्रा टन ऑफ CO2, ठीक है, ये है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन टैक्स के एडवांटेज क्या है, तो रेवेन्यू न्यूट्रल पॉसिबल है, डबल डिविडेंड मिलता है, डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस भी जो है गोल्डर ने 1995 में दी है, ठीक है। फर्स्ट डिविडेंड जो है गोल्डर ने क्या दिया है, डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस, इसमें क्या था कि इसमें फर्स्ट डिविडेंड इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट से मिलता है, सेकंड डिविडेंड रेवेन्यू कैन रिड्यूस डिस्टॉर्शनरी टैक्सेस, जैसे कि इनकम इन लेबर जो हो गया, तो रेवेन्यू क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी डिस्टॉर्शनरी टैक्सेस, ठीक है। कंट्रीज विथ कार्बन टैक्स, जैसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कार्बन टैक्स यूज करती, स्वीडन है, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट जो है $1.130 पर टन लगाती है, ठीक है। यूके, कनाडा, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, जापान, ये जो कंट्रीज हैं ये कार्बन टैक्स लगाती हैं, ठीक है। डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस जो है वो क्या कहता है कि कार्बन टैक्स कैन बी बोथ इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, ठीक है, इफ रेवेन्यू यूज टू कट लेबर एंड या इनकम टैक्सेस, ठीक है। डिबेटेड क्या है कि डिपेंड अपॉन रेवेन्यू रिसाइकलिंग, ये मतलब डिबेटेबल है कि भाई ये डिपेंड करता है रेवेन्यू रिसाइकलिंग पे। तो बेसिकली डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस इतना याद रखना है कि कार्बन टैक्स जो है सिर्फ इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल नहीं होता, इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो क्या करता है, यूज टू कट लेबर और इनकम टैक्सेस, ठीक है। आप जब आपको रेवेन्यू होगा आपके कार्बन मतलब रिड्यूस करने पे, तो आपको इकोनॉमिकली भी तो बेनिफिशियल होगा और इन्वायरमेंटली तो है ही, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंटल नूट्स कर्व एंड ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ये किसने दिया है, इसको इन्वायरमेंटल नूट्स कर्व, पहले तो होता क्या है, इसको नूट्स ने दिया था, और ये जो कर्व है ये सिंपली क्या बोलता है कि इनकम बोलता है कि इनकम और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है, ठीक। नूट्स कर्व कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। तो नूट्स कर्व इज अ इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बेस नेम्ड बाय एनालॉजी विथ नूट्स इनइक्वालिटी इनकम कर्व, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी इनकम कर्व से ये जो है नूट्स का इन्वायरमेंटल नूट्स कर्व दिया गया। इसमें बेसिकली क्या बोलता है कि जो ये इनकम है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है, ये कहता है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है। इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब पॉल्यूशन, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम और पॉल्यूशन में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है, ठीक है। ओके, कर्व का मीनिंग क्या होता है कि कर्व का मीनिंग ये है कि पहले जो इनिशियल स्टेज पे लो इनकम लेवल पे, देखो जो पहले इनिशियल स्टेज पे लो इनकम लेवल पे क्या होता है कि इनकम लो होती है तो लोग सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, जॉब, इंडस्ट्री, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न कम होता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है, सॉरी पॉल्यूशन बढ़ता है। इनिशियल लेवल स्टेज पे क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है। एग्जांपल मान लो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्ट में पॉल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं मिडिल स्टेज पे, ठीक है, ये तो हमने राइज किया, फिर हम पहुंचते हैं मिडिल स्टेज पे, ठीक है। मिडिल स्टेज पे जाते हैं तो क्या होता है, इनकम बढ़ने लगती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे होता है, और इसके रिजल्ट क्या होता है कि पॉल्यूशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, और यहीं से जो इन्वायरमेंटल नूट्स का ई के सी का जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है। टर्निंग पॉइंट के पहले का स्टेज ये है, ठीक है। मिडिल जो स्टेज है ये, यहाँ पे जब राइज इनकम हो रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ रहा है, पीक पे होता है तो एमिशन और ज्यादा होता है, ठीक। तो फिर हम क्या होता है, यही टर्निंग पॉइंट होता है। फिर हम आते हैं एडवांस स्टेज पे, एडवांस स्टेज जो होता है हाई इनकम लेवल पे आ जाता है, ठीक है। लोग एजुकेट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, और गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाती है, क्लीन टेक्नोलॉजी यूज होता है, इसके रिजल्टेंट पॉल्यूशन कम होने लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप डेवलप कंट्री ले लो, यूएसए, यूरोप पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ईकेसी का जो शेप है स्टार्टिंग में अपवर्ड हो रहा है, ठीक।
स्टार्टिंग में अपवर्ड हो रहा है, जब हम इनिशियली पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फिर हम मिडिल एज पे पीक पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये कैसा हो जा रहा है, टर्निंग पॉइंट शो कर रहा है एंड एंडिंग में डाउनवर्ड स्लोप हो जा रहा है, जहाँ पे डेवलप कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, यहाँ पे डेवलपिंग मान लो, ठीक है। चलो अगर अब बात करें एक, ये हमने देख लिया इकेसी हाइपोथेसिस क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, फर्स्ट प्रपोज्ड ग्रॉसमैन एंड क्रूगर ने 1991-1995 में नाफ्ता की स्टडी में इसको दिया था, इसको इन्वायरमेंटल नोट्स स्टडी किसने दिया था, पनाटू 1993 में, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो अभी हम देखें तो ये इन्वायरमेंटल नोट्स का क्या है, डज नॉट मीन ग्रो नाउ एंड क्लीन अप लेटर। इसका मतलब ये नहीं कि अभी ग्रो कर लो और बाद में लेटर में जाके आप इसको क्लीन कर लो, ठीक है। टर्निंग पॉइंट में बी टू हाई फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंटल नोट्स कब में है, नॉट क्लियरली एस्टेब्लिश, पॉलिसी स्टिल नीडेड इवन इफ ईकेसी होल्ड्स। देखो पॉलिसी जो से ईकेसी जो है बताता है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होता है डेवलपमेंट के, जब हम डेवलप्ड कंट्री बनते हैं और डेवलपिंग से इस स्टेज में ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ऐसा काम करो ही, ये जो बात है ये कोई अच्छी नहीं है, ऐसे हो रहा है तो आप पॉलिसी स्टार्टिंग से ही बनाओ, और पॉलिसी कंट्रोल जरूरी है कि इस तरह का जो कर्व हम फॉलो कर रहे हैं इसको ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द ईकेसी। हमने क्या देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं तो इन्वायरमेंटल नोट्स कर्व का एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा हम पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस देखेंगे, फिर रेस टू बॉटम का पॉटर हाइपोथेसिस देखेंगे, जेन्युइन सेविंग एंड ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड डबल डिविडेंड का, ठीक है। तो देखो इन्वायरमेंटल नोट्स कर्व में हमने देखा कि इन्वर्टेड यू होता है, पॉल्यूशन राइजेस देन फॉल्स विद इनकम। पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इंडस्ट्रीज जो है वो रीलोकेट होती हैं टू कंट्रीज विद वीक इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस ये कहता है कि वो अपने आप को रीलोकेट करती हैं जहां पे वीक इन्वायरमेंटल रेगुलेशन होता है, ठीक है। रेस टू बॉटम क्या कहता है, रेस टू बॉटम कहता है कि कंट्रीज जो है compete करती हैं बाय लोअरिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंट्रीज क्या करती है रेस टू बॉटम में कि अपना इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड कम करके क्या करती हैं, कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं फॉर अ डेवलपमेंट कह लो, कि फॉर अ इकोनॉमिक ग्रोथ कह लो, नॉट अ डेवलपमेंट आल्सो। पॉटर हाइपोथेसिस क्या है कि स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट रेगुलेशन होता है, स्पूर्स इनोवेशन होता है एंड कॉम्पिटिटिवनेस ले आता है, ठीक है। पोर्टर हाइपोथेसिस कहता है। जेन्युइन सेविंग क्या कह रहा है, जेन्युइन सेविंग एंड ग्रीन जीडीपी, एक ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि एडजस्ट नेशनल सेविंग फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन, नेशनल सेविंग को क्या करो, एडजस्ट करो रिसोर्स डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन पे, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि पोर्टर हाइपोथेसिस जो है वो क्या है कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन सिर्फ कॉस्ट नहीं बढ़ाती है बल्कि इनोवेशन को भी ट्रिगर करती है, ठीक है। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन क्या होती है, सिर्फ कॉस्ट नहीं बढ़ा रही है बल्कि इनोवेशन को भी ट्रिगर करती है, और लॉन्ग रन में जो फर्म्स की प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो ये है पोर्टर का हाइपोथेसिस, ठीक है। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कॉस्ट सिर्फ नहीं बढ़ाती बल्कि इनोवेशन को भी ट्रिगर करती है, और लॉन्ग रन में फर्म की प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव हो सकती है इससे, ठीक है। इसका कोर लॉजिक यही था कि नॉर्मल मान लो सोचो कि रेगुलेशन है, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मतलब प्रॉफिट कम है, लेकिन प्रॉफिट, पोर्टर हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि रेगुलेशन है तो इनोवेशन है, इनोवेशन है तो इफिशिएंसी गेन है, मतलब कॉस्ट रिकवर हो जाती है या प्रॉफिट भी बढ़ सकता है अगर हम इस तरह का फॉलो करें, दैट इज इन लॉन्ग रन, ओके। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या देख रहे थे, जेन्युइन सेविंग एंड ग्रीन जीडीपी। वो हमने देख लिया कि नेशनल सेविंग को ऐसे एडजस्ट करो फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन। डबल डिविडेंड में मतलब कार्बन टैक्स इम्प्रूव्स इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस टैक्स डिस्टॉर्शन। कार्बन टैक्स जो है क्या करता है कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस कर देता है टैक्स डिस्टॉर्शन, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अभी कितना है बाकी, हो जाएगा आज खत्म। चलो एविडेंस के बारे में देखते हैं। एविडेंस क्या है कि होल्ड फॉर जो
इन्वायरमेंटल नोट्स कब है, इसका एविडेंस क्या है कि होल्ड फॉर SOT, BOD, वीक फॉर CO2, बायोडाइवर्सिटी, इन सब ये सारी चीजें एविडेंस है, इनका एमिशन ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है कि डोंट रिलाई ऑन ग्रोथ अलोन, नीड पॉलिसी। इसमें क्या कह रहा है कि बस ग्रोथ पे मत डिपेंडेंट रहो, पॉलिसी भी जरूरी है। पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस, जो उसमें हमने देखा कि इंडस्ट्री जो है वीक इन्वायरमेंटल रेगुलेशन वाली कंट्रीज में जाना ज्यादा प्रेफर करती है, शिफ्ट होती है, ठीक है। तो इसका मिक्स्ड एविडेंस है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल। आई डोंट थिंक सो कि इस एविडेंस देखने की जरूरत है, बट ठीक है देख लेते हैं। FDI पैटर्न जो है पार्टियली सपोर्ट करता है इस बात को। देखो अब रेस टू बॉटम, इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है कि रेस टू बॉटम नीड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये जो रेस टू बॉटम वाला है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट चाहिए। मतलब कि रेस टू बॉटम क्या कह रहे हैं कि कंट्रीज जो है कम्पीट करती हैं लोअरिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड कर करके अपना, तो भाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा कि ऐसा कोई कंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है, वरना उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये वाली प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस एंड रेस टू बॉटम वाली सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये जो है ये सारे जो है वो सिंपल, इसमें एविडेंस को हमको देखने की जरूरत नहीं है। ग्रीन जीडीपी को देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि बेटर मेजर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन जीडीपी, ज्यादा बेटर मेजर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या है कि नॉर्मल जीडीपी में से इन्वायरमेंट डैमेज जो है माइनस कर देते हैं, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन काउंट नहीं करते हैं बाकी हम, बल्कि पोल्यूशन प्लस नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन को माइनस कर देते हैं, इसलिए ग्रीन जीडीपी को ट्रू इनकम या सस्टेनेबल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की, जैसे क्लाइमेट चेंज पे, बायोडाइवर्सिटी लॉस पे एंड ओजोन डिप्लेशन पे, जो आर ग्लोबल पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन। मतलब कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट क्या क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओजोन डिप्लीशन, इन सब चीजों के लिए क्या है कि एक ग्लोबल पब्लिक प्रॉब्लम है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो चाहिए ग्लोबल पब्लिक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो पहला जो आता है, इसमें सारी कंट्रीज जो बैठ के डिसाइड करती है कि हम चलो मीटिंग करते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं, तो पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में होता है, ठीक है। और इसका जो की प्रोविजन था कि फर्स्ट UN इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस था, और जिसमें UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेब्लिश होती है। और डिक्लेरेशन क्या होता है ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए डिक्लेरेशन साइन होता है, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है कि ये लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस था, बर्थ ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। इसने क्या किया कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को जन्म दिया, ये लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस था। फिर आता है साइट्स जो आता है 1972 के बाद 1973 में साइट्स आ जाता है। ये भी एक ग्लोबल सारे लोगों के लिए ये बिठाया, साइट्स भी लाया गया था। साइट्स जो था ये क्या करता था, इसका मेन की प्रोविजन इसमें है कि ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज अपेंडिक्स 1, 2, 3 फॉर प्रोटेक्शन लेवल। देखो साइट्स में बेसिकली ये था ना कि आप ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज का नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर्टेन रेगुलेशन है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको प्रॉपर परमिट लेनी पड़ेगी, शायद वो अलाउ है कि नहीं अलाउ है। और इसी में सारे जानवरों को, चाहे सारी स्पीसीज को बांटा गया अपेंडिक्स 1 में, 2 में, 3 में, अभी तो वो प्लांट्स के लिए भी आ गया है। तो ये जो है साइट्स की क्राइटेरिया है कि कौन से आप चीज जो है, कौन सी स्पीसीज ट्रेड कर सकते हो, कौन से प्लांट ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें आई, ठीक है। और इसमें 182 पार्टीज थी और ये ऑनगोइंग अभी भी चल रहा है, ठीक। तो हमने देखा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब आया, 1972 में। किस चीज के लिए आया कि फर्स्ट UN इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था, UNEP को स्टेब्लिश किया, एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए था। और साइट्स जो था वो किसके लिए था, ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए साइट्स आया। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 1987 में, इसके लिए फेस आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि CFC, HCFC एंड मोस्ट सक्सेसफुल रहा ये MEA। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेस आउट करने के लिए है, उसमें से भी सबसे ज्यादा जो CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड HFC को रिमूव करने के लिए ये जो है मीटिंग रखी गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
ठीक है 1987 में, और इसको सबने रेक्टिफाई किया, 197 पार्टीज ने रेक्टिफाई किया ओजोन लेयर की रिकवरी के लिए। फिर आता है यूएनएफसीसी 1992 में, जो कि फ्रेमवर्क किस लिए था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये रियो अर्थ समिट में 197 पार्टीज ने इस पे साइन किया। मतलब कि यूएनएफसीसी जो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस करके ये जो है ये बना 1992 में रियो अर्थ समिट में। ठीक है, रियो अर्थ समिट जो हुआ उसमें रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ, तो उसमें जो है ना ये यूएनएफसीसी जैसी बॉडी बनी, एक और बनी शायद सीबीडीडी भी बनी थी उसी में। ठीक है, सीबीडी और डिजर्टिफिकेशन वगैरह के लिए, इन सबके लिए ये जो है रियो अर्थ समिट में जो है ये सारी बॉडी बनी है, पेरेंट फ्रेमवर्क फॉर क्योटो एंड पेरिस। अच्छा, अब देखो यूएनएफसीसी जब बनी ना, इसी से तो यही तो है जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस करके एक यूएनएफसीसी जो आया, यही जो फ्रेमवर्क बनाता है क्योटो और पेरिस के लिए आगे चल के। क्योटो जो है जापान में है एंड पेरिस में, इसमें यहाँ पे भी जो है इन्वायरमेंट के रिलेटेड मीटिंग्स होती है। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया। फिर हम देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। मैंने कहा ना कि सीबीडी भी 1992 में ही हुआ, रियो अर्थ समिट में ही से ही ये भी आया था। ठीक है, इसका क्या काम था, कंजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज के लिए, एंड फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए भी सीबीडी में कंट्रोल था, ठीक, कि फेयर शेयरिंग रहे। ठीक है, और इसमें जो था, इसमें क्या हुआ, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसमें नगोया प्रोटोकॉल साइन हुई। ठीक है, जिसमें इसी की वजह से नगोया प्रोटोकॉल आया, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से, और नगोया प्रोटोकॉल में साइन हुआ ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल फिर 1997 में आता है, इसमें क्या होता है, बाइंड करते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। ठीक है, टारगेट फॉर एनेक्स 1 डेवलप्ड कंट्रीज एंड 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल बस आता है कि ये बाइंडिंग एग्रीमेंट आता है 1997 में ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, और ये फर्स्ट कमिटमेंट, इसका पीरियड था 2008 से 12, पर यूएस जो है इसको कभी साइन नहीं करता। ठीक है, और ये अब एक्सपायर भी हो गया क्योंकि ये 2008 से 12 तक के था। फिर आता है हमारा पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में आता है, और ये जो है ये किस लिए आता है, एनडीसी लिमिट के। इसमें क्या बोलते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होता है, इसमें क्या सेट करते हैं, लिमिट सेट करते हैं, वार्निंग देते हैं, लिमिट वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम बोलते हैं कि भाई ग्लोबल जो क्लाइमेट है ना, वो 2 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचना चाहिए, हमारा एम है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम कंट्रोल कर ले। ठीक है, और ये एक नॉन बाइंडिंग टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट, और ऑल कंट्रीज ने भी इसको साइन किया। ठीक है, यूएस ने इसको रीज्वाइन किया 2021 में। ठीक है, अभी तो फिर से निकल गया है, ट्रम्प की सरकार ने, जो ट्रम्प है वो वापस से पेरिस एग्रीमेंट से वो हो गया। ठीक है, कमिंग मॉन्ट्रियल जीबीएफ, ये 2022 में आया, कमिंग मॉन्ट्रियल जीबीएफ, जो कि क्या है, 30x30 प्रोजेक्ट, मतलब 30% ऑफ लैंड एंड ओशन बाय 2030। फिर बायोडाइवर्सिटी टारगेट रखा गया इसमें पोस्ट 2020 के लिए, और ये लेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है कमिंग मॉन्ट्रियल जो है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्टॉकहोम कब आया है, 1972 में, साइट्स कब आया है, 1973 में। फिर हम देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है, एंड यूएनएफसीसी 1992 में आता है, सीबीडी 1992 में आता है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, एंड कन्मिंग जो मॉन्ट्रियल है वो कब आता है, 2022 में। ठीक, और स्टॉकहोम जो होता है वो फर्स्ट यूएन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस था। साइट्स जो है ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन फेस आउट करने के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि सीएफसी, एचसीएफसी। यूएनएफसीसी आता है किसके लिए, रियो समिट में आता है ये। ठीक है, ये पेरेंट फ्रेमवर्क है क्योटो और पेरिस के लिए, 1992 में आता है। सीबीडी किस लिए आता है, कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए, सस्टेनेबल यूज और फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए। क्योटो किस लिए आता है, बाइंडिंग एग्रीमेंट रहता है ग्रीन हाउस गैस की रिडक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड इसका 2008 से 2012 तक रहता है, और ये 1997 में आता है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आता है, जिसमें हम 2 डिग्री से अपना अर्थ का जो है क्लाइमेट कम कर, जो लिमिट करना चाहते हैं 2 डिग्री तक ना बढ़े और 1.5 डिग्री तक ही कंट्रोल हो जाए, ये पेरिस एग्रीमेंट में होता है 2015 में। ठीक है, कमिंग मॉन्ट्रियल जो होता है वो 2022 में आता है। इसमें क्या होता है, कमिंग मॉन्ट्रियल में सिटी जो कमिंग है चाइना की, वहां पे ये आता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग सिटी ऑल्सो। ठीक है, मतलब साल भर कमिंग में जो है ना
प्लीजेंट वेदर रहता है, ठीक है। तो कन्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ये किस लिए फेमस है, बिकॉज यहाँ पे जो CBD मतलब COP15 कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। यूएन बायो जिसे जिसे जिस इवेंट को हम लोग बोलते हैं यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2021। ये फोकस किस लिए करता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे, ठीक है। बेसिकली कमिंग डिक्लेरेशन जो ये आया था ना, इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कमिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, 2030 तक स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन टारगेट रखने हैं, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज के पैरेलल एक मेजर ग्लोबल एफर्ट था, ठीक है। अच्छा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन जो यूनान प्रोविंस में था, इसको मतलब बचाने के लिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी सेंटर बनाने के लिए चाइना का एक इकोलॉजिकल पॉलिसी हब बना था, ठीक है। तो कन्मिंग जो समझ के, कन्मिंग मॉन्ट्रियल चाइना में होस्ट हुआ था। बेसिक इसका एम था बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोकना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, 2030 तक स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन टारगेट अचीव करना, ठीक है। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की डिटेल में। पेरिस एग्रीमेंट, मुझे नहीं लगता है कि इसको की डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत है, बट फिर भी देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है बेसिकली एपेक्स 1 में कंट्रीज जो आती हैं वो कौन कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। देखो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है। इसमें एनेक्स 1 में जो कंट्री आती है वो डेवलप्ड कंट्री आती है, ठीक है। इसमें नॉन एनेक्स कंट्री में जो है डेवलपिंग और इन डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया एंड चाइना आती हैं। तो एनेक्स कंट्रीज जो थी उनमें बाइंडिंग टारगेट रखा था कि 5% से बिलो हमको 1990 लेवल से एमिशन कम करना है, ठीक है, या उससे कम ले आना है, ठीक है। अब बात होती है कि डेवलपिंग और कंट्री के लिए कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं था, ठीक है। 3 फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मैकेनिज्म थी, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में था कि एनेक्स 1 कंट्रीज जो है अर्न क्रेडिट फ्रॉम प्रोजेक्ट इन अनदर एनेक्स कंट्री 1। मतलब कि भाई एनेक्स 1 कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किसी और की मतलब कंट्रीज जो डेवलप्ड है उनसे वो अर्न कर सकती हैं क्रेडिट रिडक्शन का, ठीक है। ओके, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो आता है ये भी जो है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के लिए आता है। एनेक्स 1 को जो है अर्न सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन बाय फंडिंग क्लीन प्रोजेक्ट इन, मतलब बस इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सर्टिफिकेट ले सकती हैं, अगर वो रिडक्शन नहीं कम कर पा रही हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दे, वो अपना रिडक्शन कम करेंगे और उनको ये चीज सेल कर देंगे, ठीक है। फिर इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग भी आता है। ये भी ट्रेड जो हम अमाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड असाइंड अमाउंट यूनिट्स, ठीक है। बस यही था। कि फिर प्रॉब्लम क्या आई क्यूटो के साथ कि यूएस ने कभी रेक्टिफाइड नहीं किया, चाइना एंड इंडिया एक्सक्लूडेड थे इससे, और मतलब इसलिए ये जो है फेल हो गया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब बाइंडिंग था ना, इस वजह से भी फेल हो गया। फिर पेरिस एग्रीमेंट आता है 2015 में। इसमें क्या है कि टेम्परेचर टारगेट रखा गया कि हम वेल बिलो 2 डिग्री एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे आएंगे, ठीक है। परस्यू क्या करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखा गया कि ईच कंट्री अपना अपना ओन टारगेट रखे, काफी फ्लेक्सिबल था ये, ठीक है। बॉटम अप वर्सेस क्योटो टॉप डाउन बाइंडिंग टारगेट, ये जो है ऐसा कुछ बाइंडिंग टारगेट नहीं था। रेचेट मैकेनिज्म था। रेचेट मैकेनिज्म मतलब एनडीसी रिव्यू करेगी एंड स्टैंडर्ड करेगी एवरी 5 ईयर में। मतलब रेचेट मैकेनिज्म में क्या है कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है हर कंट्री जो है अपना हर 5 साल में एक बार रिव्यू करेगी कि कहाँ तक वो अचीव की, क्या करना है, ठीक है। इसमें ये भी था पेरिस एग्रीमेंट में कि 100 बिलियन जो डेवलप कंट्री है डेवलपिंग कंट्री को देंगे एमिशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक। लॉस एंड डैमेज फंड बोलाया गया कि वारसा मैकेनिज्म कोप 27 में जो है वारसा में जो है ये वारसा मैकेनिज्म लाई गई वारसा में कोप 27 में कि लॉस एंड डैमेज फंड आप दोगे, ठीक है। कि कितना जो लॉस हो रहा है या डैमेज हो रहा है उसके लिए जो डेवलप कंट्रीज है उन पे ज्यादा ये जो है बर्डन डाला गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखोगे, ठीक, यही है। अगर की डिफरेंस देखें हम क्योटो और पेरिस में, तो क्योटो जो है बाइंडिंग टारगेट था ओनली फॉर एनेक्स 1, मतलब डेवलप कंट्रीज के लिए सिर्फ बाइंडिंग टारगेट था। पेरिस जो है वो ऑल कंट्रीज जो है अपनी अपनी नेशनल डिटरमाइंड भाई अपना अपना टारगेट रखो ऑन, और देन ये कोई लीगली जो बाइंडिंग नहीं था। और पेरिस जो है वो बॉटम अप्रोच था, नेशनल सॉवरेनिटी देता था। क्योटो जो है टॉप डाउन था, नेगोशिएटेड टारगेट था इसमें, ठीक। ओके,